सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चैप्टर नंबर 9 प्रकाश भौतिक शास्त्र का फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसे हम चालू करेंगे। प्रकाश और उससे संबंधित कुछ घटनाओं का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इसमें प्रकाश ही। तो प्रकाश की परिभाषा देखिए कि ऐसा माध्यम या साधन जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश क्या है, अब हम उसे परिभाषित कर सकते हैं। ऐसा माध्यम या साधन है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रकाश में जब सूर्य से चलता है तो अत्यंत सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं और ये सूक्ष्म कण सूर्य से चलकर और पूरे में पृथ्वी की सतह पर फैले होते हैं। और जब ये कण किसी वस्तु से टकराकर और हमारी आंखों तक पहुंचते हैं तो इन कणों के कारण हमारी आंख की एक परत है जिसका नाम है रेटिना। उस रेटिना परत को एनर्जी प्राप्त होती है। जब रेटिना को एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा मिलती है, तो उसी ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है भाई। तो प्रकाश ऐसा साधन है जिससे वस्तुएं दिखाई दें या हमें वस्तुओं को देखने में जो मदद करता है वो माध्यम, वो साधन प्रकाश कहलाता है। होता क्या है, प्रकाश में अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा से भरपूर कण होते हैं और ये वस्तु से टकराते हैं आंखों की रेटिना तक। परत का नाम ध्यान रखेंगे, रेटिना। रेटिना पर जब ये पहुंचते हैं तो रेटिना को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा के फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं। अगला एक और टॉपिक है, अब वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, देखो परिभाषा इसकी देखो कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चले और दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। मतलब माध्यम का मतलब है जिस परत में प्रकाश की किरण चलती है। जैसे ये हवा है और ये पानी या कांच, कोई भी अलग माध्यम है, तो हम कह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चले, माध्यम नंबर 1 और माध्यम नंबर 2, एक माध्यम से चले, दूसरे से टकराए और टकरा के वापस उसी माध्यम में जिधर से आई है उस ओर ही चली जाए। हवा से आई थी, केवल पानी पर या कांच पर किरण ने टकराया है और वापस उसी माध्यम में लौटेगी, तो इस घटना को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए परावर्तन के नियम भी हैं कि परावर्तन किस आधार पर होता है। तो पहला नियम देखो कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल के और दूसरे माध्यम से टकराकर वापस लौटती है तो ये बीच का जो लंब में डाल रहा हूँ, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण कहलाता है। मतलब ये इसका नियम है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान सदैव बराबर होता है। ये पहला नियम है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान सदैव बराबर होता है, I बराबर R। दूसरा नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण की आवृत्ति में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये है कि किरण ने मुड़ने का तो काम कर लिया है परंतु उसकी तीव्रता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई कमी नहीं होती है। ये इसका एक और नियम है।
आई और आर बराबर होंगे, हम जितना इस किरण को तिरछा करके डालेंगे, मतलब आई कोण का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान भी बढ़ेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए हमने कोण बनाया था 30 डिग्री का, तो फिर आर भी बनेगा 30 का। अगर हम इसे 60 डिग्री कर लेते हैं आई को, तो ये भी 60 हो जाएगा, और बढ़ा लेते हैं तो कोण का मान भी और अधिक हो जाएगा। और दूसरा हमने नियम पढ़ा है कि आई और आर पर जब किरण लौटती है तो उसकी तीव्रता में किसी भी प्रकार का बदलाव परिवर्तन नहीं होता है, ना तो उसमें कमी होती है और ना वृद्धि होती है। ये दो नियम है। तीसरा जो नियम है वो देखो, आपतित किरण, ये वाली किरण जो आ रही है सूर्य से या प्रकाश स्रोत से, उसे हम कहेंगे आपतित किरण। परावर्तित किरण जो टकरा के जा रही है और इन पर डाला गया लंब, तीनों एक बिंदु पर एक पॉइंट पर मिलते हैं। ये एक और नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उनके बीच डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम, मतलब तीसरा नियम है। टोटल 3 नियम है। दोबारा से देख ले एक बार, चित्र में मैंने बता रखे हैं कि नंबर 1 आपतन कोण आई, जो लंब और आने वाली किरण के साथ बन रहा है जो, और लंब और जाने वाली किरण के साथ बन रहा है वो अपवर्तन कोण आर। आई और आर का मान सदैव बराबर होता है। दूसरा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण की आवृत्ति, मतलब तीव्रता में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। और तीसरा हमने कहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उन पर डाला गया लंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये परावर्तन के नियम थे। अब देखो परावर्तन के प्रकार। परावर्तन को हम मूल रूप से 2 भागों में बांटते हैं, नियमित परावर्तन और विसरित या अनियमित परावर्तन। पहले देखिए आप, पहली परिभाषा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण को किसी समतल कांच की पट्टिका पर या किसी समतल पृष्ठ पर, समतल और चिकना पृष्ठ है उस पर डाला जाता है, तो परावर्तन के बाद वो एक नियमित दिशा में लौटती है। अर्थात इसलिए इसे हम नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब सीधी सी बात ये, जो नियम हमने पढ़ा है कि हम जितना कोण बना के किरण को डालेंगे, अगर पृष्ठ समतल है तो उतना ही कोण बन के जाएगी। जैसे उदाहरण ये 30 का, तो ये भी 30 है। अगर हमने यहाँ पर कोण को 25 कर दिया तो फिर ये भी 25 होगा। अगर हमने कोण को बढ़ा दिया है तो कोण का मान बढ़ जाएगा। ठीक है। तो मतलब जितना कोण बना के हम किरण को डालेंगे उतना ही कोण बना के लौटेगी, इसलिए हमने इसे नाम दिया है नियमित परावर्तन। परिभाषा की दृष्टि से आप लिखेंगे कि जब किसी प्रकाश की किरण को समतल कांच की पट्टिका पर आपतित किया जाता है, डाला जाता है, तो परावर्तन के बाद वह एक निश्चित दिशा में लौटती है, इसलिए इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा है अनियमित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन। परिभाषा देखो इसकी कि जब प्रकाश की किरण को किसी खुरदुरी पृष्ठ पर, अब हम पृष्ठ ऐसा ले रहे हैं इस तरह से, ये खुरदुरा पृष्ठ है माना कि जो जिसकी ऊपरी सतह चिकनी नहीं है, तो इसमें डालते हैं तो ये किरण, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण है, इनके बीच जो निश्चित कोण बनना चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सतह नियमित नहीं है, चिकनी नहीं है, इसलिए ये बिगड़ जाता है और हम ऐसी घटना को कहेंगे अनियमित परावर्तन। परिभाषा में आप लिखेंगे कि ऐसी घटना जब प्रकाश की किरण को किसी खुरदरी कांच की पट्टिका पर डाला जाता है तो परावर्तन के बाद वह अनियमित या अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश की इस घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो, हमने एक किरण को इस तरह से, ये गट्टे वाला
खुरदुरी पृष्ठ है ना, तो गड्ढे वाले भाग पे डालता हूँ तो इसके गड्ढे के कारण ये एकदम से सीधी हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि आई और आर यहाँ पर बराबर प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार जब मैं एक किरण को यहाँ पर जो ढलान वाला पृष्ठ है उस पर डालता हूँ तो इस ढलान के कारण वो एकदम से बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती है। मतलब आई और आर बराबर नहीं होते हैं। तो ऐसी घटना जिसमें आई और आर के मान, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान समान नहीं होते हैं, ऐसी घटना को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन दो प्रकार का है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन। नियमित में आपको ध्यान रखना है समतल कांच की पट्टिका पर किरण को डालना है, और अनियमित में खुरदरी कांच की पट्टिका पर किरण को डालेंगे। तो परावर्तन के दो प्रकार है, 3 नियम आपने इसके पढ़ लिए हैं। अगला टॉपिक है हमारा दर्पण। दर्पण की परिभाषा देखिए कि जब किसी कांच की पट्टिका के एक पृष्ठ पर, कोई कांच की पट्टिका है, उसकी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ, मतलब जिससे परावर्तन होने में सहायता मिले, जैसे चांदी आदि की पॉलिश कर दी जाती है, तो अब यह दर्पण कहलाता है। मतलब जब किसी कांच की पट्टिका के एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तो उसे अब दर्पण कहते हैं। परावर्तक पदार्थ के रूप में हम इस पे सामान्य रूप से चांदी की बारीक परत चढ़ाते हैं। चांदी को पिघलाकर और इस तरह से उसका लेप कर दिया जाता है कांच की पट्टिका पर, तो ये बन जाती है, जो कांच है वो अब दर्पण का रूप ले लेता है। दर्पण सामान्य रूप से दर्पण को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है, देखिए कि जब किसी समतल कांच की पट्टिका, मतलब कांच की जो पट्टिका हम ले रहे हैं वो बिल्कुल समतल है और उसकी किसी भी एक पृष्ठ पर, चाहे ऊपर की ओर या नीचे की ओर, किसी भी एक पृष्ठ पर हम परावर्तक पदार्थ मतलब चांदी की पॉलिश कर देते हैं तो उसे हम कहेंगे समतल दर्पण। किसी समतल कांच की पट्टिका के एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करने पर वो दर्पण कहलाएगा समतल दर्पण। और यदि गोलीय दर्पण होगा यदि खोखले कांच का गोला है और खोखले कांच के गोले की एक पृष्ठ पर, चाहे अंदर की ओर या बाहर की ओर, इस तरह से पॉलिश कर दी जाती है तो उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। तो दर्पण की परिभाषा आपको मैंने बताई है कि जब किसी कांच की पट्टिका की एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की जाती है तो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण को दो भागों में बांट दिया है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कहलाएगा जब समतल कांच की पट्टिका के किसी भी एक पृष्ठ पर, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, किसी भी एक तरफ जब हम परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो उसे समतल दर्पण कहेंगे। और यदि खोखले कांच का गोला हो इस तरह से बॉल के समान, और इस खोखले कांच के गोले की एक पृष्ठ पर, चाहे बाहर की ओर या अंदर की ओर, किसी भी एक पृष्ठ पर जब हम परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करते हैं तो उसे हम गोलीय दर्पण का नाम देते हैं। अब देखिए समतल दर्पण में तो किसी भी ओर पॉलिश करें वो समतल ही रहेगा, परंतु गोलीय दर्पण में इस आधार पर अब ये दो प्रकार के हो जाते हैं। कैसे होते हैं? नंबर 1 और नंबर 2। अगर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश उभरी हुई पृष्ठ पर की जाए, बाहर की ओर की जाए, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब जब किसी कांच के गोले की उभरी हुई पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर, ये कांच की एक बॉल के समान संरचना थी गोलाकार, और उसमें उभरे हुए भाग पर बाहर की ओर हमने परावर्तक पदार्थ लगा दिया है,
तो ऐसे दर्पण को, गोलीय दर्पण तो है ये, परंतु उसे नाम हमने दे दिया अवतल दर्पण। और यदि उसी कांच के, खोखले कांच के गोले पर हमने आंतरिक पृष्ठ पर अंदर की तरफ, उभरी हुई पृष्ठ के अंदर की ओर परावर्तक पदार्थ लगा दिया है, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की है, तो इस दर्पण को उत्तल दर्पण कहेंगे। आए बात समझ में? तो गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट दिया है, अवतल और उत्तल। यदि बाहरी पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश है तो अवतल दर्पण होगा, और आंतरिक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की जाए तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण, एक सादा कांच की पट्टिका पर पॉलिश की जाए समतल दर्पण, गोलीय दर्पण जब खोखले गोले पर पॉलिश की जाए तो गोलीय दर्पण। अंदर और बाहर पॉलिश के आधार पर दो भागों में बांट दिया। यदि बाहरी पृष्ठ पर, उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की जाए तो अवतल दर्पण कहलाएगा, और आंतरिक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की जाए तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।